क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई न तलवारों से जीती जाती है न तोपों से, बल्कि मन के अंदर लड़ी जाती है। हजारों लोग हर दिन बॉडी से नहीं बल्कि ब्रेन फटीग से हार जाते हैं। उनका शरीर मजबूत होता है लेकिन उनका दिमाग थक कर हार मान लेता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जिसने अपने मन को थकने नहीं दिया वही असली विजेता है। आज हम जानेंगे कि मस्तिष्कीय थकान को कैसे जीता जाए ताकि आपकी एनर्जी कभी खत्म न हो। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ब्रेन फटीग का सबसे बड़ा कारण कोई फिजिकल एग्जॉस्शन नहीं बल्कि डायरेक्शन की कमी है। जब किसी इंसान की जिंदगी का कोई साफ सुथरा मकसद नहीं होता तो उसका दिमाग ऐसे भटकता है जैसे बिना नक्शे का यात्री जंगल में घूम रहा हो। यह भटकाव धीरे धीरे इतनी एनर्जी खा जाता है कि इंसान थकान, ऊब और बेचैनी से भर जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, धन, सफलता और मानसिक शक्ति उन लोगों को मिलती है जिनके पास एक बर्निंग पर्पस होता है। यही बात जीवन की ऊर्जा पर भी लागू होती है। 18वीं सदी के बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका बेहतरीन उदाहरण है। बहुत कम लोग जानते हैं कि फ्रैंकलिन शुरुआत में सिर्फ एक एपलेट्स छापते थे, लेकिन उनके मन में शुरू से एक स्पष्ट विजन था, ज्ञान फैलाना, समाज को एजुकेट करना और अपनी जिंदगी को लगातार एक्सपैंड करना। यही डेफिनेट पर्पस उनकी मेंटल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स था। सोचा जाए तो प्रिंटिंग प्रेस पर लंबे लंबे घंटे बिताना आसान नहीं था। उस समय की फिजिकल मेहनत, लगातार टाइप सेट करना, हाथ से प्रेस चलाना, ये सब शरीर को थका सकते थे। लेकिन फ्रैंकलिन का माइंड कभी थका नहीं, क्योंकि उनके पास एक बड़ा लक्ष्य था। जब उनका अप्रेंटिस का काम खत्म होता तो वे रात रात भर पढ़ाई करते, एक्सपेरिमेंट्स करते और राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करते। अगर उनके पास कोई क्लियर पर्पस न होता तो यह सारी मेहनत सिर्फ ब्रेन फटीग में बदल जाती। यहीं से हमें समझ आता है कि पर्पस क्लैरिटी क्यों इतनी जरूरी है। दिमाग एनर्जी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। मेडिकल रिसर्च भी बताती है कि हमारा ब्रेन बॉडी की टोटल एनर्जी का लगभग 20% कंज्यूम करता है, इवन जब हम आराम की स्थिति में हों। अब सोचिए, अगर यही एनर्जी किसी एक फोकस्ड पर्पस पर खर्च हो तो कितनी प्रोडक्टिविटी मिलती है। लेकिन अगर डायरेक्शन ही नहीं हो तो माइंड एक पल फ्यूचर की चिंता करता है, अगले पल दूसरों से कंपैरिजन करता है, फिर अगली ही घड़ी किसी रैंडम फियर या फैंटेसी में उलझ जाता है। नतीजा, मेंटल एनर्जी ड्रेन और क्रॉनिक ब्रेन फैटीग। बेंजामिन फ्रैंकलिन का जीवन इस सिद्धांत का जीवंत प्रमाण है। जब उन्होंने प्रिंटिंग से पब्लिशिंग की ओर कदम बढ़ाया, छापी, न्यूज़पेपर्स चलाए और बाद में अपने राइटिंग से लोगों को इंस्पायर किया, फिर भी उनका पर्पस यहीं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पर एक्सपेरिमेंट्स किए, बाइफोकल ग्लासेस इन्वेंट किए और डिप्लोमेसी के जरिए अमेरिका की इंडिपेंडेंस में भूमिका निभाई। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर उपलब्धि के पीछे एक वेल डिफाइंड पर्पस था। फ्रैंकलिन ने कभी बिना वजह एनर्जी वेस्ट नहीं की। उनके दिमाग में यह साफ था कि उन्हें किस दिशा में बढ़ना है। यही कारण है कि डिस्पाइट फिजिकल एग्जॉस्शन उनका ब्रेन फटीग नहीं हुआ। अब अगर हम इसे अपनी मॉडर्न लाइफ से कंपेयर करें तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। आज की जनरेशन के पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं बल्कि ओवरलोड है। सोशल मीडिया, एंडलेस नोटिफिकेशंस और चॉइस की भरमार ने माइंड को डायरेक्शनलेस बना दिया है। नतीजा वही, थकान, एंग्जाइटी और फोकस की कमी। और जब माइंड स्कैटर हो जाता है तो हर छोटी चीज हमें ड्रेन करने लगती है। लेकिन अगर आपके पास एक डेफिनेट पर्पस है तो यह सारे डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली इररिलेवेंट लगने लगते हैं। पर्पस क्लैरिटी एक मेंटल फिल्टर की तरह काम करती है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का गोल है कि अगले 6 महीने में वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करेगा। अगर यह गोल क्रिस्टल क्लियर और मेजरेबल है, जैसे हर दिन 5 घंटे फोकस्ड स्टडी करनी है, 3 सब्जेक्ट्स को 2-2 घंटे में कवर करना है, तो उसका माइंड एकदम क्लियर रहता है। वह हर सुबह उठकर जानता है कि उसे क्या करना है। ऐसे में रैंडम वरीज उसे ड्रेन नहीं कर पाती। दूसरी ओर, अगर कोई स्टूडेंट वेग सोचता है कि पढ़ाई करनी है, किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, शायद अगले साल अटेम्प्ट दूंगा, तो उसका माइंड क्लैरिटी के अभाव में हर छोटी डिस्ट्रैक्शन में एनर्जी खो देता है। यही डिफरेंस है पर्पसफुल माइंड और पर्पसलेस माइंड का। नेपोलियन हिल बार बार जोर देते हैं कि धुंधली इच्छा माचा धुंधला नतीजा, और यही ब्रेन फटीग का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल कारण है। जब पर्पस साफ नहीं होता तो माइंड बार बार खुद से सवाल पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा काम सही है, किस दिशा में जाना चाहिए। यह कांस्टेंट क्वेश्चनिंग माइंड की एनर्जी खा जाती है। डिसीजन क्लैरिटी न होने पर दिमाग कभी आराम नहीं कर पाता। फ्रैंकलिन का केस स्टडी हमें यह भी सिखाता है कि पर्पस सिर्फ बड़ा और ग्रैंड होना जरूरी नहीं।
छोटे छोटे क्लियर गोल्स भी मानसिक ऊर्जा बचाते हैं। फ्रैंकलिन ने हर दिन सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एक चार्ट बनाया था, जिसमें ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी जैसे वर्च्यूज पर डेली ट्रैक रखते थे। इमेजिन कीजिए, 18वीं सदी में बिना किसी ऐप या प्लानर के फ्रैंकलिन ने एक पर्सनल इंप्रूवमेंट सिस्टम बना लिया था। यही सिस्टम उन्हें स्कैटर्ड लाइफ से बचाता था और उनका माइंड हमेशा फ्रेश रखता था। लाइफस्टाइल लेवल पर अगर हम देखें तो ब्रेन फटीग क्योर का पहला और सबसे प्रैक्टिकल तरीका यही है, हर सुबह अपना डेफिनेट पर्पस लिखना। यह पर्पस बहुत ग्रैंड भी हो सकता है, जैसे 5 साल में एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना, और यह छोटा भी हो सकता है, जैसे आज 3 घंटे अनइंटरप्टेड डीप वर्क करना। फर्क सिर्फ इतना है कि यह पर्पस रिटन और स्पेसिफिक होना चाहिए। साइकोलॉजी स्टडीज बार बार साबित करती हैं कि जब गोल लिखा जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड उस डायरेक्शन में काम करने लगता है। यह सबकॉन्शियस क्लैरिटी हमें बार बार रैंडम थॉट्स से बचाती है और मेंटल एनर्जी प्रिजर्व करती है। सोचिए जरा, क्या होगा अगर आप हर सुबह उठकर अपनी डायरी में एक लाइन लिखें, आज मेरा डेफिनेट पर्पस है एक्स, और फिर पूरा दिन उसी फोकस से जिए। धीरे धीरे आपका माइंड स्कैटर्ड नहीं रहेगा, आपका ब्रेन फटीग कम होगा और आपका एनर्जी लेवल नेचुरली ऊंचा हो जाएगा। यही है नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल का असली जादू। डेफिनेट पर्पस इज द फ्यूल ऑफ द माइंड। ब्रेन फटीग का दूसरा सबसे बड़ा कारण है स्कैटर्ड अटेंशन। जरा सोचिए, एक इंसान का दिमाग लगातार 5-10 अलग अलग डायरेक्शंस में खिंचता रहे तो उसके पास एनर्जी कहां बचेगी। यह वैसा ही है जैसे किसी घोड़े को 5 अलग अलग रस्सियों से 5 लोग खींच रहे हों। वह घोड़ा कहीं भी पूरी ताकत से दौड़ नहीं सकता। अटेंशन भी वैसा ही है। जब हमारा ध्यान बिखरा होता है तो एनर्जी बर्बाद होती है, लेकिन जब ध्यान केंद्रित होता है, कंट्रोल्ड अटेंशन, तो वही माइंड जो पहले थका हुआ लगता था अचानक पावरफुल और फ्रेश महसूस करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अटेंशन इज द गेटवे टू द माइंड। अगर आप इसे कंट्रोल कर लें तो आप अपनी एनर्जी, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें 15वीं सदी के महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची से मिलता है। लियोनार्डो दा विंची की नोटबुक्स हजारों आइडियाज से भरी पड़ी हैं। उन्होंने एनाटमी, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, हाइड्रोलिक्स हर विषय पर स्टडी की। लेकिन उनकी सबसे टाइमलेस लेगेसी क्या है? उनकी पेंटिंग्स, मोनालिसा और द लास्ट सपर। सोचिए, अगर उनका ध्यान सचमुच हमेशा स्कैटर रहता तो क्या वह इतनी बारीकी और परफेक्शन के साथ मोनालिसा की मिस्टीरियस मुस्कान बना सकते, या फिर द लास्ट सपर जैसी ग्रैंड कॉम्पोजिशन रच सकते? आंसर है कभी नहीं। लियोनार्डो के पास आइडियाज का समंदर था, लेकिन जब वह कैनवस के सामने बैठते तो उनका ध्यान रेजर शार्प हो जाता। उनकी कंट्रोल्ड अटेंशन ही वह सीक्रेट थी जिसने उनके दिमाग को ओवरवर्क से बचाया और उनकी क्रिएटिविटी को पीक पर पहुंचाया। यहां हमें एक गहरी बात समझ आती है, ब्रेन फटीग केवल काम की अधिकता से नहीं होती, बल्कि काम के बीच कांस्टेंट स्विचिंग से होती है। आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कहती है कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। जब हम एक ही समय पर कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन बार बार अटेंशन स्विच करता है, और हर बार यह स्विचिंग मेंटल एनर्जी खाती है। धीरे धीरे यही ड्रेन हमें टायर्ड और अनफोकस्ड बना देता है। कंट्रोल्ड अटेंशन इस प्रॉब्लम का क्योर है। जब आप अपना ध्यान एक चीज पर पूरी तरह लॉक कर देते हैं तो आपका माइंड स्कैटर्ड नहीं रहता। नॉइज कम हो जाती है, क्लैरिटी बढ़ जाती है। यह वैसा ही है जैसे कोई धूप सीधे बिखरी हुई हो तो वह हल्की गर्मी देती है, लेकिन वही धूप जब मैग्नीफाइंग ग्लास से एक बिंदु पर फोकस की जाए तो पेपर को जला देती है। अटेंशन का भी यही पावर है। स्कैटर्ड अटेंशन वार्म करता है, कंट्रोल्ड अटेंशन फायर बना देता है। अब सोचिए आपका दिन कैसे बीतता है। सुबह उठते ही मोबाइल उठाना, फिर न्यूज़ चेक करना, फिर व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ना, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, और फिर पढ़ाई या काम शुरू करने की कोशिश करना। माइंड अभी भी स्कैटर्ड रहता है। कुछ देर बाद एक कॉल आता है, फिर एक नोटिफिकेशन, फिर अचानक कोई रैंडम थॉट। धीरे धीरे आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और आप दिन के अंत में सोचते हैं, इतना बिजी था फिर भी कुछ अचीव क्यों नहीं हुआ। यही है अनकंट्रोल्ड अटेंशन की असली कीमत। कॉन्ट्रास्ट में इमेजिन कीजिए, अगर आप दिन में सिर्फ 1 घंटा भी डिस्ट्रैक्शंस हटाकर डीप वर्क करें, मोबाइल साइलेंट मोड पर, आसपास शांति और केवल एक ही काम पर फोकस, उस 1 घंटे में आपका माइंड अपनी पूरी कैपेसिटी दिखाएगा। यही कंट्रोल्ड अटेंशन का जादू है।
लियोनार्डो डा विंची जैसे लेजेंड्स ने हमें सेंचुरीज पहले ही यह प्रिंसिपल दिखा दिया। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनका माइंड लेजर लाइक फोकस पैदा कर लेता था। इसी कंट्रोल्ड अटेंशन की वजह से वह अलग अलग फील्ड्स में एक्सप्लोर कर सके और फिर भी अपनी बेस्ट क्रिएशंस बना पाए। अगर वह हर विचार के पीछे दौड़ते तो शायद आज हमें मोनालिसा नहीं मिलती। नेपोलियन हिल के अनुसार कंट्रोल्ड अटेंशन केवल क्रिएटिविटी ही नहीं, बल्कि वेल्थ और सक्सेस की कुंजी भी है। जो लोग अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखते हैं, वही डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करके अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, और यही उनकी एडवांटेज बनती है। लाइफस्टाइल लेवल पर कंट्रोल्ड अटेंशन डेवलप करना कोई मुश्किल काम नहीं। पहला स्टेप है डिस्ट्रैक्शंस हटाना। बताती हैं कि एक बार अटेंशन ब्रेक होने के बाद वापस डीप फोकस में आने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है कि हर बार जब आप नोटिफिकेशन चेक करते हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी और मेंटल फ्रेशनेस लूज कर रहे होते हैं। दूसरा स्टेप है डीप वर्क प्रैक्टिस। हर दिन कम से कम 1 घंटा ऐसा टाइम चुनें जब आप सिर्फ एक ही काम करें। यह काम पढ़ाई हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, कोई भी ऐसा टास्क जो आपके लाइफ गोल्स से जुड़ा हो। धीरे धीरे यह प्रैक्टिस आपका माइंड ट्रेन कर देगी कि अटेंशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहना है। तीसरा स्टेप है मेडिटेशन या माइंडफुलनेस। पुराने समय के फिलोसोफर्स और योगीज कंट्रोल्ड अटेंशन की प्रैक्टिस मेडिटेशन से करते थे। 16वीं सदी के इग्नेशियस ऑफ लोयोला, जिन्होंने जेजुइट ऑर्डर स्थापित किया, अपनी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस से कंट्रोल्ड अटेंशन को डिसिप्लिन में बदल चुके थे। वह कहते थे, अगर आप अपनी थॉट्स कंट्रोल नहीं करते तो वे आपको कंट्रोल कर लेंगे। आज न्यूरोसाइंस भी यही कहती है। रेगुलर मेडिटेशन से अटेंशन स्पैन इंप्रूव होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और ब्रेन फटीग नेचुरली घटता है। तो याद रखिए, स्कैटर्ड अटेंशन माइंड को ड्रेन करता है, कंट्रोल्ड अटेंशन माइंड को रिचार्ज करता है। लियोनार्डो डा विंची की तरह आप भी हजारों आइडियाज रख सकते हैं, लेकिन जब तक आपका ध्यान कंट्रोल्ड नहीं है तब तक कोई मास्टरपीस सामने नहीं आएगा। और जब आपका अटेंशन कंट्रोल में होगा तब आपका दिमाग फैटीग महसूस नहीं करेगा, बल्कि कंटिन्यूअसली फ्रेश और पावरफुल रहेगा। लाइफस्टाइल टिप बहुत सिंपल है। हर दिन अपने लिए एक डिस्ट्रैक्शन फ्री आवर चुनिए। इस 1 घंटे में मोबाइल बंद, सोशल मीडिया बंद और केवल एक काम, प्योर डीप वर्क। यह हैबिट सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएगी, बल्कि आपके ब्रेन फटीग को भी ड्रामेटिकली कम करेगी। कंट्रोल्ड अटेंशन ही वह सीक्रेट है जो आपके माइंड को थकान से निकालकर क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और एनर्जी से भर देगा। ब्रेन फटीग सिर्फ मेंटल रीजन से नहीं आता, इसका गहरा रिश्ता हमारे शरीर से है। जब बॉडी वीक होती है तो माइंड सबसे पहले हार मानता है। इमेजिन कीजिए, एक योद्धा जिसके पास तेज तलवार और बेहतरीन आर्मर है, लेकिन उसकी टांगों में ताकत नहीं, उसकी सांसें छोटी हैं। क्या वह युद्ध जीत सकता है? शायद नहीं। दिमाग भी ऐसा ही है। माइंड को क्लैरिटी और फोकस चाहिए, लेकिन अगर बॉडी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती तो माइंड कोलैप्स कर जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिलता है स्पार्टन्स से। एंशिएंट ग्रीस की वह वॉरियर सोसाइटी जिसने इतिहास को डिसिप्लिन और एंड्योरेंस का नया अर्थ दिया। स्पार्टन्स का रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग केवल मसल्स मजबूत करने के लिए नहीं था, उनका असली उद्देश्य था मेंटल एंड्योरेंस। बचपन से ही स्पार्टन बच्चे कोल्ड वेदर में, हंगर में और फिजिकल चैलेंजेस में ट्रेन किए जाते थे। उनका बिलीफ था स्ट्रांग बॉडी, स्ट्रांग ब्रेन। और सच यही है, जब बॉडी की कैपेसिटी बढ़ती है तो ब्रेन फटीग कम महसूस करता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही साबित करती है। स्टडीज बताती हैं कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, जिससे ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। रिजल्ट, माइंड फ्रेश और अलर्ट रहता है। यही कारण है कि स्पार्टन्स बैटलफील्ड में भी काम और फोकस्ड रहते थे। उनका ब्रेन फटीग से नहीं जूझता था, क्योंकि उनका बॉडी एक पावर हाउस था। लेकिन बॉडी और ब्रेन कनेक्शन सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग से नहीं, डाइट और स्लीप से भी जुड़ा है। डाइट यानी आप क्या खाते हैं डायरेक्टली आपके ब्रेन की एनर्जी अफेक्ट करता है। एंशिएंट फिलोसोफर्स भी इस बात को जानते थे। पाइथागोरस, जो मैथमेटिकल जीनियस थे, उन्होंने खुद अपने स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक डाइट फॉलो करने के लिए कहा था। लाइट फूड, प्लांट बेस्ड मील्स और ओवर ईटिंग से परहेज। क्यों? क्योंकि हैवी और ऑयली फूड डाइजेशन सिस्टम पर प्रेशर डालता है, जिससे बॉडी स्लगिश और ब्रेन डल हो जाता है। मॉडर्न साइंस इसे ब्रेन फॉग कहती है। जब आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आपकी एनर्जी डाइजेशन में लग जाती है और माइंड टायर्ड फील करता है। स्लीप भी उतना ही क्रिटिकल है। एरिस्टोटल, 4th सेंचुरी BC के फिलोसोफर, ने लिखा था कि स्लीप माइंड की क्लैरिटी के लिए जरूरी है।
वह कहते थे, इन स्लीप द सोल हैज अ हीलिंग प्रोसेस। आज न्यूरोसाइंस बताता है कि प्रॉपर स्लीप में हमारा ब्रेन टॉक्सिन्स क्लियर करता है, मेमोरीज कंसोलिडेट करता है और अगले दिन के लिए रिचार्ज होता है। लैक ऑफ स्लीप आंट इमीडिएट ब्रेन फटीग। इसलिए आप देखेंगे कि स्पार्टन से लेकर स्टोइक फिलोसोफर्स तक सभी डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते थे, जिसमें रेस्ट और रिकवरी इक्वली इंपॉर्टेंट थे। बैलेंस्ड एनर्जी का मतलब है बॉडी और माइंड का हार्मनी। अगर आप सिर्फ माइंड को ट्रेन करते हैं लेकिन बॉडी वीक है तो आपका ब्रेन जल्दी थक जाएगा, और अगर आप सिर्फ बॉडी स्ट्रांग बनाते हैं लेकिन माइंड को पर्पस और क्लैरिटी नहीं देते तो आपकी एनर्जी मिसडायरेक्ट होगी। बैलेंस तभी पॉसिबल है जब दोनों साथ मिलकर काम करें। अब सोचिए अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल, लेट नाइट बिंज वॉचिंग, जंक फूड, इरेगुलर स्लीप, जीरो फिजिकल एक्टिविटी, क्या यह सब आपके ब्रेन को एनर्जी देगा? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि आज लाखों लोग हमेशा टायर्ड फील करते हैं। उनका काम ज्यादा नहीं, लेकिन उनकी बॉडी और ब्रेन का तालमेल टूटा हुआ है। रिजल्ट? कांस्टेंट फटीग। लाइफस्टाइल लेवल पर सॉल्यूशन सिंपल है। पहला स्टेप है प्रॉपर स्लीप। हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लीजिए। स्लीप डिप्रिवेशन सबसे बड़ा कारण है ब्रेन फटीग का। दूसरा स्टेप है लाइट डाइट। ओवर ईटिंग से बचिए। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और सफिशिएंट वाटर ब्रेन को नेचुरली अलर्ट रखते हैं। तीसरा स्टेप है फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर वॉक, स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज, ये सब आपके ब्रेन को ऑक्सीजन और एनर्जी सप्लाई करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ वीक बॉडी इज द एनिमी ऑफ अ स्ट्रांग माइंड। इसलिए अगर आप अपने दिमाग को थकान से मुक्त करना चाहते हैं तो पहले अपने शरीर को मजबूत बनाइए। स्पार्टन्स की तरह रिगरस डिसिप्लिन जरूरी नहीं, लेकिन डेली एक्टिविटी, बैलेंस्ड डाइट और डिसिप्लिन्ड स्लीप जरूरी है। याद रखिए, बैलेंस्ड एनर्जी ही वह इनविजिबल ब्रिज है जो बॉडी और ब्रेन को कनेक्ट करता है। जब यह बैलेंस टूटता है तो माइंड थक जाता है, लेकिन जब यह हार्मनी बनती है तो माइंड पावरफुल हो जाता है। स्पार्टन्स बैटलफील्ड जीतते थे, पाइथागोरास टाइमलेस नॉलेज क्रिएट करते थे और एरिस्टोटल विजडम देते थे, क्योंकि उनकी लाइफ में बॉडी और ब्रेन दोनों अलाइंड थे। तो अगली बार जब आप ब्रेन फटीग महसूस करें तो सिर्फ दिमाग को ब्लेम मत कीजिए, अपने बॉडी को देखिए। क्या आप पर्याप्त स्लीप ले रहे हैं? क्या आपकी डाइट हैवी है? क्या आप डेली फिजिकल एक्टिविटी करते हैं? यही सिंपल फैक्टर्स आपकी मेंटल एनर्जी का असली सीक्रेट हैं। बैलेंस्ड एनर्जी ही वह फाउंडेशन है जिस पर एक थकान मुक्त, फोकस्ड और क्रिएटिव माइंड खड़ा होता है। ब्रेन फटीग केवल फिजिकल या मेंटल ओवरलोड से नहीं आता, इसके पीछे इमोशंस का भी एक गहरा कनेक्शन है। नेगेटिव इमोशंस, फियर, एंगर, जेलसी, रिजेंटमेंट हमारे माइंड की सबसे बड़ी एनर्जी ड्रेनर्स हैं। जब हम लगातार नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं तो ब्रेन का फोकस स्कैटर हो जाता है, न्यूरोट्रांसमिटर्स डिस्टर्ब होते हैं और एनर्जी रैपिडली कंज्यूम होती है। इमेजिन कीजिए, एक पर्सन जो लगातार फियर में रहता है, जेलसी महसूस करता है या एंगर से एक्सप्लोड होता है, उसका माइंड कभी रेस्ट नहीं करता। यह वैसा ही है जैसे आपका बैटरी कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड ऐप्स से ड्रेन हो रही हो। और यही सटल लेकिन सबसे इंपैक्टफुल कारण है ब्रेन फटीग का। इस प्रिंसिपल का सबसे बेहतरीन हिस्टोरिकल उदाहरण है मार्कस ऑरेलियस, रोमन एम्परर, जो 180 एडी में शासन करते थे। मार्कस ऑरेलियस केवल एम्परर नहीं थे, बल्कि एक फिलोसोफर भी थे। उनके समय रोम केओस और एक्सटर्नल थ्रेट्स से घिरी थी, वॉर कैंपेन्स, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज, इंटरनल रिबेलियंस। इसके बावजूद मार्कस ऑरेलियस ने कभी अलाउ नहीं किया कि उनकी नेगेटिव इमोशंस उनके डिसीजन मेकिंग और मेंटल क्लैरिटी को अफेक्ट करें। उन्होंने स्टोइक फिलॉसफी अपनाई, जिसमें उन्होंने डेली प्रैक्टिस की कि एक्सटर्नल इवेंट्स पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपनी रिएक्शंस पर कंट्रोल है। उन्होंने लिखा, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। इस कंट्रोल्ड माइंडसेट ने उन्हें बैटलफील्ड में काम, पैलेस में फोकस्ड और पर्सनल लाइफ में मेंटली फ्रेश रखा। मार्कस ऑरेलियस का उदाहरण हमें यही सिखाता है कि ब्रेन फटीग केवल वर्कलोड से नहीं आता। अगर आप कैओटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं लेकिन अपनी इमोशंस रेगुलेट कर लेते हैं तो आपका माइंड फटीग नहीं महसूस करता। नेगेटिव इमोशंस माइंड को स्कैटर कर देते हैं, अटेंशन फ्रैगमेंट कर देते हैं और एनर्जी ड्रेन करते हैं। एंगर, फियर, रिजेंटमेंट ये जैसे इनविजिबल थीव्स हैं जो हमारी मेंटल एनर्जी चोरी कर लेते हैं। पॉजिटिव इमोशंस ऑन द अदर हैंड माइंड को फ्यूल करते हैं। हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, क्यूरियोसिटी, लव ये ब्रेन के केमिकल बैलेंस को ऑप्टिमाइज करते हैं, न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करते हैं
और फोकस बढ़ाते हैं। जब आपका माइंड पॉजिटिव स्टेट में होता है तो एनर्जी फ्लो स्मूथ होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और ब्रेन फटीग नोटिसेबल तरीके से घटता है। हिस्टोरिकल फिगर्स में भी यह पैटर्न लगातार देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, मार्कस ऑरेलियस ने केवल एक्सटर्नल चैलेंजेस से नहीं बल्कि इंटरनल इमोशंस से भी लड़ा। उनके डेली जर्नलिंग, मेडिटेशंस का पर्पस सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं था, यह उनके माइंड को रीसेट करने और इमोशंस रेगुलेट करने का टूल था। वह अपने अंदर नेगेटिव इंपल्सेस को समझते, एनालाइज करते और कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स देते। यही कारण था कि उनके डिसीजंस हमेशा रैशनल और इफेक्टिव थे और उनका ब्रेन फटीग मिनिमाइज्ड था। इमोशनल कंट्रोल का दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। 16वीं सदी के स्पिरिचुअल लीडर्स जैसे इग्नेशियस ऑफ लोयोला और बुद्धिस्ट मंक्स कंट्रोल्ड ब्रीदिंग और रिफ्लेक्शन के माध्यम से इमोशंस रेगुलेट करते थे। मेडिटेशन से कॉर्टिजोल लेवल्स और स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, जिससे माइंड काल्म और एनर्जी हाई रहती है। इमोशनल रेगुलेशन केवल स्ट्रेस रिड्यूस नहीं करती बल्कि क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती है। लाइफस्टाइल एप्लीकेशन सिंपल लेकिन पावरफुल है। पहला स्टेप, जर्नलिंग। हर इवनिंग अपने दिन की फीलिंग्स और रिएक्शंस लिखिए। आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी नेगेटिव इमोशन एनर्जी ड्रेन कर रही है। दूसरा स्टेप, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर सुबह 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ग्रैटिट्यूड ब्रेन के रिवॉर्ड पाथवेज एक्टिवेट करती है और पॉजिटिव इमोशनल स्टेट जनरेट करती है। तीसरा स्टेप, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस ब्रीदिंग। सिर्फ 10-15 मिनट ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस या गाइडेड मेडिटेशन आपके ब्रेन को रिचार्ज कर सकता है। मार्कस ऑरेलियस की तरह डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाना जरूरी है। केओस, वर्कलोड और सोशल प्रेशर हर समय रहेंगे, लेकिन अगर आपका माइंड काल्म, पॉजिटिव और रेगुलेटेड है तो आप उन एक्सटर्नल चैलेंजेस के बावजूद फ्रेश और फोकस्ड रहेंगे। इमोशनल कंट्रोल और मेंटल एनर्जी के बीच याद रखिए, नेगेटिव इमोशंस माइंड को साइलेंट थीफ की तरह एनर्जी चुराते हैं। पॉजिटिव इमोशंस माइंड को फ्यूल देते हैं। जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड और मेडिटेशन केवल टेक्निक्स नहीं हैं, बल्कि मॉडर्न ब्रेन फैटीग क्यूर के सबसे प्रैक्टिकल और इफेक्टिव टूल्स हैं। काल्म माइंड फैटीग कम महसूस करता है, फोकस बढ़ाता है और क्रिएटिविटी अनलॉक करता है। इसलिए अगली बार जब आप तनाव, फियर या जेलसी महसूस करें तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय पॉज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, लिखिए, पॉजिटिव इमोशन कल्टीवेट कीजिए। यही इमोशनल डिसिप्लिन है, यही मेंटल एनर्जी मैनेजमेंट है। मार्कस ऑरेलियस ने सेंचुरीज पहले यही प्रैक्टिस करके दिखा दी थी और आज भी यह प्रिंसिपल टाइमलेस है। कंट्रोल्ड इमोशंस के साथ आपका माइंड नेचुरली रिचार्ज होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और आप हर चुनौती के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। यह चैप्टर यही सिखाता है, इमोशनल कंट्रोल, मेंटल फ्रीडम और मेंटल फ्रीडम यानी फटीग फ्री ब्रेन। ब्रेन फटीग केवल इंटरनल फैक्टर्स से नहीं आता, यह आपके चारों ओर के एनवायरनमेंट और आपके एसोसिएशन से भी गहरा जुड़ा होता है। सोचिए, एक पर्सन जो लगातार नेगेटिविटी और केओस के बीच रहता है, उसका माइंड किस तरह ड्रेन होता है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट और नेगेटिव एसोसिएशंस ब्रेन की एनर्जी को चुपचाप खा जाते हैं। यह ड्रेन इतना सटल होता है कि आप शायद उसे महसूस भी नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे फैटीग, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, फोकस की कमी और कांस्टेंट मेंटल एग्जॉस्शन जैसी समस्याएं दिखाई देने लगती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर माइंड इज लाइक अ गार्डन, वट एवर सीड्स यू प्लांट दे ग्रो, इफ यू प्लांट वीड्स, वीड्स विल ग्रो। इसी तरह जिस एनवायरनमेंट और लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वह आपके मेंटल स्टेट और एनर्जी लेवल को डिफाइन करता है। हिस्टोरिकल एविडेंस इसका सबसे स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल हमें लूनर सोसाइटी ऑफ बर्मिंघम में मिलता है, जो 18वीं सदी में ब्रिटेन में एस्टैब्लिश हुई थी। यह सोसाइटी सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी का हब नहीं थी, यह इनोवेशन, कोलैबोरेशन और फोकस्ड थिंकिंग का पावर हाउस थी। जेम्स वॉट, जोसाया वेजवुड, इरास्मस डार्विन, मैथ्यू बोल्टन और कई ऐसे थिंकर्स इस सोसाइटी से जुड़े थे। यह सिर्फ इंडिविजुअल्स का गैदरिंग पॉइंट नहीं था, यह एक ऐसा इकोसिस्टम था जिसने मेंबर्स के ब्रेन को कंटिन्यूअस इंस्पिरेशन, चैलेंज और एनर्जी दिया। इमेजिन कीजिए, एक जगह जहां लोग रेगुलरली मिलते, अपने एक्सपेरिमेंट्स, डिस्कवरीज और आइडियाज शेयर करते और एक दूसरे को चैलेंज करते थे। वहां नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शंस या रैंडम गॉसिप का कोई स्कोप नहीं था। यही कारण था कि जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन में ब्रेक थ्रू किया, वेजवुड ने सिरेमिक्स रेवोल्यूशन की और इरास्मस डार्विन ने बायोलॉजिकल इनसाइट्स प्रोवाइड की।
उनके ब्रेन फैटीग को इस सपोर्टिव इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट ने डायरेक्टली कम किया। कॉन्ट्रास्ट में सोचिए, एक मॉडर्न इंडिविजुअल जो नेगेटिव ऑफिस एनवायरनमेंट में ट्रैप्ड है, जहां कॉलीग्स गॉसिप करते हैं, लीडरशिप डिस्ट्रैक्टेड और कैओटिक है। वह व्यक्ति हर दिन मेंटल एनर्जी ड्रेन कर रहा है। उसका माइंड क्रिएटिविटी और फोकस की जगह सर्वाइवल मोड में रहता है। यह सटल ड्रेन ईयर्स में क्रॉनिक फटीग, डिसीजन मेकिंग इंपेयरमेंट और मेंटल बर्नआउट में बदल सकता है। वही कंडीशन लूनर सोसाइटी में नहीं थी, क्योंकि वहां एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर्ड और पॉजिटिव था। न्यूरोसाइंस भी एनवायरनमेंट के इस इंपैक्ट को वैलिडेट करती है। स्टडीज दिखाती हैं कि पॉजिटिव, स्टिमुलेटिंग और सपोर्टिव एनवायरनमेंट डोपामीन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स को रेगुलेट करता है। ये ब्रेन केमिकल्स मेंटल अलर्टनेस, फोकस और एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करते हैं। नेगेटिव एनवायरनमेंट कॉर्टिजोल और स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ाता है, जिससे मेंटल एनर्जी कंटिन्यूअस ड्रेन होती रहती है। मतलब यह है कि आपके सराउंडिंग्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, वे आपके माइंड के बायोकेमिकल लेवल पर काम कर रहे हैं। एनवायरनमेंट का दूसरा डायमेंशन है एसोसिएशन। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, यह आपके ब्रेन की एनर्जी और थॉट पैटर्न्स को डिफाइन करता है। पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड लोग माइंड को चैलेंज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और इंस्पिरेशन देते हैं। नेगेटिव, कंप्लेनिंग या जेलस लोग माइंड की अटेंशन और इमोशनल एनर्जी खा जाते हैं। एक पुराने प्रोवर्ब की तरह, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। यही प्रिंसिपल फटीग रिडक्शन में भी लागू होता है। हिस्टोरिकल फिगर्स इसे सेंचुरीज पहले समझ गए थे। लूनर सोसाइटी के मेंबर्स न्यू दैट इंटेलेक्चुअल कोलैबोरेशन इज अ मेंटल फ्यूल। वह सिर्फ आइडियाज शेयर नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने ब्रेन को रिचार्ज कर रहे थे। यह कॉन्सेप्ट मॉडर्न न्यूरोसाइंस में भी सपोर्टेड है। रिसर्च बताती है कि कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और सपोर्टिव पीयर नेटवर्क्स मेंटल एनर्जी को सस्टेन करते हैं, क्रिएटिविटी को बूस्ट करते हैं और फैटीग को रिड्यूस करते हैं। दूसरी ओर, टॉक्सिक कॉलीग्स और कायोटिक सोशल ग्रुप्स न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस और स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ाकर ब्रेन फटीग क्रिएट करते हैं। लाइफस्टाइल लेवल पर यह प्रिंसिपल प्रैक्टिकल है और हाईली एक्शनेबल भी। पहला स्टेप, स्पेस ऑडिट। अपनी डेली एनवायरनमेंट, वर्कप्लेस, होम, स्टडी एरिया को ऑब्जर्व करें। क्या वहां क्लटर है? क्या डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हैं? क्या नेगेटिव एनर्जी या गॉसिप डोमिनेट करती है? अगर हां, तो उसे इमीडिएटली मिनिमाइज करें। फिजिकल स्पेस साफ और ऑर्गेनाइज्ड होना मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी बूस्ट करता है। सेकंड स्टेप, एसोसिएशन ऑडिट। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, उनकी एनर्जी, माइंडसेट और फोकस ऑब्जर्व कीजिए। क्या वे पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड हैं या केवल कंप्लेनिंग, फियर और नेगेटिविटी फैलाते हैं? अपने समय का इन्वेस्टमेंट हाई वैल्यू पीपल में कीजिए। यही आपका मेंटल फ्यूल स्टेशन है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट और एसोसिएशंस बनाने के लिए डेली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जा सकती हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस स्पेसेस क्रिएट कीजिए जहां डिस्ट्रैक्शंस नहीं हैं। रेगुलर मास्टरमाइंड ग्रुप्स या स्टडी सर्कल्स ज्वाइन कीजिए जो नॉलेज, क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन प्रोवाइड करें। नेचर में समय बिताना भी प्रूवन तरीका है। ट्रीज, फ्रेश एयर, सनलाइट और नेचुरल सराउंडिंग्स माइंड को रिचार्ज करते हैं।